सो ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बताने जा रहा हूँ और आई होप आप मेरे लास्ट वीडियो को देखे होंगे और उसमें मैंने सेट्स और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दो मेथड में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियो को देखिए, आपको वहाँ से सेट्स का डिफिनीशन एंड सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको आप वहाँ से सीख पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो बेसिकली देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आपका जो फर्स्ट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट में एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। हम इसको जनरली 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, या फिर हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम जस्ट अ ब्लैंक करली ब्रेसेस रख देते हैं। तो इससे हमारा एक एम्प्टी शो रिप्रेजेंट होता है। अगर हम इसको सेट बिल्डर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे जैसे एक x कोई रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 को आप अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको x की दो वैल्यू आएंगे, दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएंगे, एक प्लस √2i एंड दूसरा एक -√2i। तो ये दोनों ही नंबर रियल नहीं है। मीन्स इस सेट में कोई भी एक रियल नंबर नहीं आएगा। मीन्स ये सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 से हम इक्वेट किए हैं। ठीक, और एग्जैक्टली सेम में अगर आप देखेंगे तो x सपोज एक नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच में है। तो आप जैसे जानते हैं कि 5 और 6 के बीच में कोई इंटीजर्स नंबर नहीं आएगा, तो मीन्स ये सेट भी आपका ब्लैंक होगा और इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट से इक्वेट किए। ठीक दोस्तों, तो आपको एम्प्टी सेट क्लियर समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन सेट की हम बात करें तो जैसे अगर हम कोई सेट है तो उस सेट्स में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अगर उस सेट्स में अगर कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स वो सेट ब्लैंक है, तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। बट अगर उस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। तो अगर कोई सिंगलेटन सेट है, अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो उसको हम, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया है जिसमें केवल 5 ही एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये एक रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और इसको हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं क्योंकि इसमें एक केवल एक ही एलिमेंट है। और अगर सेट बिल्डर्स फॉर्म में देखें तो इसमें हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है कि x कोई नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो जब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 को सॉल्व करेंगे तो आपको x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक x इक्वल टू +3 और एक x इक्वल टू -3। दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही मेंशन कर रखा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपका जो सेकंड सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से केवल x इक्वल टू 3 ही कंसीडर होगा। तो इसलिए ये सेट भी केवल x इक्वल टू 3 ही कंसिस्ट करता है, इसलिए ये आपका एक सिंगलेटन सेट है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर आ, ये सिंगलेटन सेट का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम फाइनाइट सेट्स पे। तो व्हाट इज फाइनाइट सेट? तो जैसे अगर कोई सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आप उन सब एलिमेंट्स को इजीली काउंट कर पा रहे हैं, तो उस सेट्स को हम फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज आप एक कोई सेट है, अगर उस सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको नेचुरल नंबर से काउंट कर पा रहे हैं, तो उस सेट्स को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और जैसे हर एक फाइनाइट सेट का एक कार्डिनल नंबर होता है, तो कार्डिनल नंबर जैसे किसी फाइनाइट सेट्स है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो 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 आप इजीली काउंट कर पा रहे होंगे।
तो जो काउंटेबल नंबर जैसे कि सपोज सेट ए है तो इसमें 1 2 3 4 5 मीन्स 5 एलिमेंट हैं। तो आप एक तो फाइनाइट सेट्स है, इसकी सारे एलिमेंट्स को आपने काउंट किया, आपका टोटल काउंट 5 आया। तो आपका जो 5 है वो उस सेट का आपका कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक, और हम किसी फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर जैसे लास्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक कोई 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट्स कंटेन करता है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, n=5। ठीक, तो ये फाइनाइट सेट्स हुआ। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ये है इनफाइनाइट सेट्स। तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको फाइनाइट सेट्स बताया जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप इजीली काउंट कर पाते हैं। तो जस्ट उसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा सेट जिसमें जो भी एलिमेंट है उसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर एक्स वाई प्लेन है तो मैं बोलूँ कि आप एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको काउंट कीजिए, तो आप नहीं काउंट कर पाएंगे। तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। और मैं बोलूँ कि एक्स वाई प्लेन में जितने भी लाइंस हैं, जितने भी लाइंस आप ड्रॉ कर पा रहे हैं उन सब लाइंस को आप काउंट कीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही टफ होगा। आप नंबर ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक आपका इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक दोस्तों, तो इनफाइनाइट सेट आपको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई फाइनाइट सेट्स है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप काउंट कर पाते हैं, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो उस सेट्स के कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो अगर दो सेट्स आपके दिए हुए हैं, सेट ए एंड बी, और अगर दोनों सेट्स के जो कार्डिनल नंबर है अगर वो दोनों सेम है तो वैसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे दो सेट ए एंड बी ले रखा है और इनके कार्डिनल नंबर सेम है तो मीन्स n=nb, तो ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं इक्वल सेट्स पे। तो जैसे अगर दो सेट्स दिए हुए ए और बी और दोनों सेट्स के अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर करें एक दूसरे में, जैसे मैंने पहले क्या किया कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट लिया, उसको सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनसे कंपेयर किया। अगर मुझे सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मिल जाते हैं और सेम चीज मगर मैं कोई सेट बी का कोई एलिमेंट उठाता हूँ और वो एलिमेंट मुझे बी में मिल जाता है, और सेम अगर मैं बी के सारे एलिमेंट्स मुझे ए में मिल जाते हैं, तो मैं ऐसे केस में ये कहता हूँ कि दोनों सेट इक्वल्स हैं। मीन्स दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे में प्रेजेंट हैं। तो अगर इक्वल सेट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट हैं जो सेट ए और बी में है वो दोनों भी एक दूसरे में हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो दो इक्वल सेट्स में क्या क्या आपके हो गए कि दोनों की कार्डिनल नंबर सेम होगा और दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन होंगे, मीन्स वो सेम एलिमेंट एक दूसरे में होंगे। तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट बोलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स, तो इक्वल सेट्स में हम जनरली एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं। अगर सारे एलिमेंट एक दूसरे के मैच कर रहे हैं तो हम उसको इक्वल सेट बोलते हैं। बट अगर आप इक्विवेलेंट सेट्स की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट सेट्स में हम बस नंबर ऑफ एलिमेंट पे फोकस करते हैं। अगर दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट्स बोल देते हैं। ठीक, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। जैसे सेट ए और बी अगर इक्वल है तो हम इसको a=b से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो a=b से हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर सपोज आपका सेट a = 1, 2, 3 है और सेट b = 1, b, c है, तो हम देखते हैं अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेट a में कितने एलिमेंट है, 3 है,
और ऐसे ही आपके सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 है। तो मीन्स दोनों के जो कार्डिनल नंबर है वो सेम है। तो अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हैं। बट अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक दोस्तों, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है कि सेट ए जो है 3,6,7,9 है, सेट बी क्या है 7,3,9,6 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, और तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट सेट है। देन हम चेक करते हैं कि क्या सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में है क्या। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हम इजीली देख पाएंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट आपके सेट बी में भी है, और सेम मैनर में सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में भी है। तो ऐसा केस है तो हम इसको बोलते हैं कि ये दोनों ही सेट इक्वल है, मीन्स ए इक्वल टू बी है। तो दोस्तों आपको इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स समझ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ये तो मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट्स, ये जो 6 टाइप जो थे मैंने आपको बता पाया हूँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सबसेट पे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप रियली आप जैसे आर डी शर्मा की बुक्स आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे लिखिए, मैं आपको विदिन 24 आवर में मैं आपको रेस्पॉन्ड करूँगा। ठीक दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर मैथमेटिक्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स पूरी नहीं है, एक तरीके से मैथमेटिक्स अधूरी है। ठीक दोस्तों, तो आप दोस्तों आप ऑन द रेगुलर बेसिस आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कुछ सपोर्ट, किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए तो आप बेझिझक आपको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आपके जो भी कंसर्न है मैं उसको एक अच्छे तरीके से आपको आपके डाउट्स को या फिर आपका जो कंसर्न है मैं उसको आपको एक बता सकूं कि आपको क्या रेफर करना चाहिए या फिर अभी आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता सकूं। ठीक दोस्तों, तो हम चलते हैं सबसेट पे। तो सबसेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सेट का। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि यार आप जस्ट आप आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हुआ और आप इंजीनियरिंग में गए, आप वहाँ पे आपको सबसेट नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबसेट दोस्तों आपको बहुत जगहों पे काम आएगा। इवन अगर आप बीटेक में तो आपको आपको पढ़ना ही पड़ेगा सबसेट। अगर आप सपोज आप आफ्टर बीटेक आप अगर हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपका एक सब्जेक्ट होगा मैथमेटिकल स्कूल करके, उसमें आपको सबसेट पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको सबसेट अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से पढ़िए, और इस पे जो कुछ क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसेट। तो सबसेट में आपको बता दूं कि सपोज आपके दो सेट्स हैं ए और बी। तो पहले हम मान लेते हैं कि सपोज आपके जो सेट बी है वो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज उसमें कुछ 1 to 5 एलिमेंट्स, कुछ नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स आपके सेट बी में है। हमने क्या किया कि सेट बी के कुछ एलिमेंट्स को, कुछ कहिए या फिर आप ये भी कहिए कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने सबको उठा लिया और एक अलग से सेट बनाया। तो हमने जो सेट बी का एलिमेंट उठाया और अलग से सेट बनाया है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे केस में हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं और हम इसको ए सबसेट ऑफ बी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सपोज आपका ए सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है तो ये भी बताता है कि अगर ए कोई स्मॉल ए कोई सबसेट कैपिटल ए का कोई अगर एलिमेंट है तो वो आपका बी
बी में प्रेजेंट होगा, क्योंकि आफ्टरऑल आपका जो सेट ए है वो आपके जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं से बना है। इसलिए अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है तो वो एलिमेंट सेट बी में होगा ही। दोस्तों, तो आई होप आपको सबसेट का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब जैसे मैं डेफिनेशन बताया, तो इसके बेसिस पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो हर एक सेट है, जैसे यहाँ पे सेट पी है, तो सेट पी इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस बी जो है वो खुद का ही सबसेट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो वो एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं है। अगर सपोज कि हमने कोई एक एलिमेंट उठाया है, ये आपका मीन्स जैसे एम्प्टी सेट है तो कोई एलिमेंट नहीं, तो मीन्स अगर हम सेट ए सेट बी का कोई भी एलिमेंट ना उठाएं और एक सबसेट बनाएं जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, तो ऐसे इस एनालॉजी से आप समझ सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है। ठीक दोस्तों, तो आपको सबसेट आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर सेट पे। तो प्रॉपर सेट क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि अगर सपोज आपका सेट बी है, तो सेट बी के जैसे 5 एलिमेंट है सेट बी में, 1 2 3 4 5। अगर आपको सेट बी के 4 एलिमेंट लेते हैं, मीन्स मैक्सिमम 4 एलिमेंट लेकर के कोई एक सेट बनाते हैं, तो जो सेट जो न्यू सेट बनेगा उसको हम बी का प्रॉपर सेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि सेट जो न्यू सेट बना है उसमें सेट बी के सभी एलिमेंट्स नहीं है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी में है बट सेट जो न्यू सेट आपका बना है उसमें नहीं है, तो इसलिए हम जो न्यू सेट बना है उसको हम सेट बी का प्रॉपर सेट कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि सेट बी जो आपका है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ एलिमेंट्स हैं, और हमने क्या किया कि जो सेट बी के जो 1 to 5 जो एलिमेंट्स थे उसमें से मैंने 1 to 4 एलिमेंट्स को लिया और एक न्यू सेट ए बनाया। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए में केवल 1 to 4 ही है, बट आपका सेट बी में 1 to 5 है। तो इसलिए जो न्यू सेट जो आपका ए बना है वो सेट बी का एक प्रॉपर सेट है। क्यों? क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है। ठीक, और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, ये हम सिंबल यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर सेट। और in such case we also say that B is a superset of A। ठीक, हाँ, तो जैसे हम अगर लिखना चाहें तो क्या है, A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि B इज सुपर सेट ऑफ A। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक सेम पार्ट में लिखा है जो मैंने आपको बताया, हमको एटलीस्ट एक एलिमेंट B में जो होगा जो A में नहीं है। जैसे if A is a proper subset of B, then there exists an element X जो कि B से बिलोंग करता है, वो A में नहीं होगा। तो इसका दोस्तों मतलब यही है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रॉपर सेट का जो मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। और कंक्लूजन हमारा ये है कि सपोज आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हम अगर हमें दोनों सेट्स की इक्वलिटी को प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये शो करना है कि A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं सबसेट कह रहा हूँ तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, और जब मैं प्रॉपर सेट कह रहा हूँ तो यहाँ पे कोई इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो इन जनरल में अगर आपको सबसेट बोलता हूँ तो सबसेट मतलब ये होता है कि बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी हो सकते हैं, मीन्स बी के सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं। इस बी के
हो सकता है कि कुछ ही एलिमेंट ए में हो, बट हम यहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि कितने एलिमेंट्स जो बी में है वो ए में जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको इक्वलिटी का साइन हम असाइन किया रहता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में हो सकते हैं, बट आपके प्रॉपर सेट में ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर सेट में हमेशा कोई ना एटलीस्ट एक एलिमेंट बी में ऐसा होगा जो कि ए में नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो आप सबसेट एंड प्रॉपर सेट आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम आपको अगले स्लाइड पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सबसेट पे कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। हम जैसे मैंने थ्योरम वाइज बना रखा है इन सब रिजल्ट्स को, और ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर इसका हम प्रूव करना चाहें तो सपोज लेट्स ए बी एनी सेट, देन एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ए एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, हेंस ए इज सबसेट ऑफ ए। तो इस प्रूफ को अगर आप पेपर पे करेंगे, जैसे सपोज आपने कोई सेट ए लिया, तो आप इजीली देख पाएंगे कि इस जो जो आपने सेट लिया है उसके जो जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे वो सेट ए में रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे केस में हम ए को सबसेट ऑफ इटसेल्फ कह सकते हैं। तो पहला थ्योरम हमारा ये है। सेकंड थ्योरम हमारा ये है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जैसे कि इसको प्रूफ मैंने कैसे किया है कि लेट ए बी अ सेट एंड फाई बी एन एम्प्टी सेट, वी हैव टू शो दैट फाई इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, तो since empty set contain no element, so we can say that all element of phi is in A and hence phi is a subset of A। कैसे? क्योंकि जो आपका empty set होता है उसमें तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो मीन्स व्हाट मीन्स सेट जो empty सेट्स हैं उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, वो आपका somehow वो सेट A में सेट A में या इन जनरल किसी भी सेट में रहेगा ही रहेगा। तो उस एनालॉजी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है वो किसी भी सेट का आपका किसी भी सेट का वो एक सबसेट होता है। ठीक दोस्तों, अब थर्ड थ्योरम हमारा ये है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज टू द पावर n। तो इस थ्योरम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें ये थ्योरम में ये है कि अगर सपोज आपका एक कोई फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट है तो मीन्स इसमें कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे होंगे। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को लेकर के आप एक सबसेट बनाएंगे, तो जो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उनका जो नंबर होगा वो टू की पावर n होगा। वेयर n क्या है? n आपका जो जो आपने जो भी फाइनाइट सेट लिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ के लिए दोस्तों एक एनसीआर एक ये रिप्रेजेंटेशन है। ये आप अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एनसीआर का डिफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगा, बट मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट डिफिनेशन देता हूँ कि एनसीआर जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि सपोज आपको हमने कोई n एलिमेंट्स दिया है, तो n एलिमेंट्स दिया है और मैं आपको बोलता हूँ कि इन n एलिमेंट्स में से आप एट ए टाइम r एलिमेंट्स को पिक कीजिए और सबसेट बनाइए। तो आप क्या करेंगे? आप n एलिमेंट है तो n में से आप कभी कभी क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके कुछ ही एलिमेंट्स को उठाएंगे, कभी कभी क्या करेंगे आप जो आपने पहले छोड़ा था आप उसको उठाएंगे। तो ऐसे करके आप जितने भी तरीके से n एलिमेंट्स में से r एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको उस नंबर को ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम NCR लिखते हैं। जहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि n जो है आपका ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू r होता है। ठीक दोस्तों, तो इस थ्योरम के बेसिस पे हम समझते हैं। तो जैसे सबसेट क्या होता है? सबसेट आपका या तो जो जैसे सबसेट में या तो 0 एलिमेंट्स होते हैं या फिर 1 एलिमेंट्स होते हैं या फिर मैक्सिमम आपका
जो जिस सेट से हम सबसेट को बना रहे हैं उस सेट्स के बराबर एलिमेंट हो सकते हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पे आर आपका रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सबसेट। तो आर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इवन जो जो सेट आपका दिया है उसमें जो भी एलिमेंट्स जो कि n है वो उसके बराबर भी हो सकता है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि एट ए टाइम आप क्या कीजिए कि आप जैसे कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है, उस सेट में से कोई भी एलिमेंट पिक मत कीजिए। तो उस केस में आर का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो n एलिमेंट है उसमें से आप 0 एलिमेंट पिक करते हैं, तो आप कितने तरीके से 0 एलिमेंट पिक कर सकते हैं, इसको हमने NCR NC0 से रिप्रेजेंट किया, देन हमने प्लस किया। तो अब आप आर की वैल्यू बदल लीजिए। तो अगर n एलिमेंट है तो n एलिमेंट्स में से कितने तरीके से आप n एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं, तो उसको हमने एनसीएन किया। एग्जैक्टली ऐसे ही n एलिमेंट है उसमें से आप कितने तरीके से आप दो एलिमेंट को चूज कर सकते हैं, तो उसको हम NC2 से किया। ऐसे करते करते अगर आप लास्ट में आप जितने भी एलिमेंट्स है आप सबको एक साथ उठा लेंगे मीन्स NCN, तो आप जितने तरीके से आपने उठाया है आप अगर सम करेंगे तो ये आप 1 + 1 की पावर n, ये इसका जो समेशन होता है वो आपका 1 + 1 की पावर n होता है। आपको ये जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। अभी के लिए आप जस्ट समझ लीजिए इसका समेशन जस्ट 2 की पावर n होगा। तो इसके बेसिस पे आपका ये थ्योरम प्रूफ होता है कि अगर कोई फाइनाइट सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उस फाइनाइट सेट्स के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो 2 की पावर n होता है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये तीनों ही थ्योरम क्लियर हुए होंगे। और इन एक एक और इन एक पॉइंट्स है जो कि आपको याद करना चाहिए कि अगर हम सेट आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो इसमें -∞ टू इन्फिनिटी जो भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सभी आ जाते हैं। तो अगर -∞ टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो आपके इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 कर एंड सो ऑन। और आपके इंटीजर्स भी आ जाएंगे जो कि निगेटिव इंटीजर्स 0 और पॉजिटिव इंटीजर कंसिस्ट करते हैं। इसमें आपके रेशनल नंबर भी आ जाएंगे n/n के फॉर्म में जो होते हैं, और इसमें आपके इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, ये सभी आपके सेट आर मीन्स रियल नंबर के प्रॉपर सेट है। क्यों? क्योंकि आपका सेट आर मीन्स ये काफी ब्रॉड है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। बट अगर आप n की बात करेंगे तो इसमें निगेटिव एंड 0 नहीं आएगा। अगर आप जेड की बात करेंगे तो इसमें जो भी डेसिमल नंबर होंगे वो नहीं आएंगे। अगर आप रेशनल नंबर की बात करेंगे तो रेशनल नंबर में जैसे √3 √2 ये सब नहीं आएंगे। और ऐसे अगर इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इसमें जो भी आपके इंटीजर्स हैं, जो भी रेशनल नंबर्स है वो नहीं आएंगे। तो कुल मिला के आपका जो n z q एंड t है ये आपका r का एक प्रॉपर सेट होगा। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होगा वो जेड का एक प्रॉपर सेट होगा। क्यों? क्योंकि जेड में आपके निगेटिव 0 रहेंगे जबकि वो नेचुरल नंबर में नहीं रहते हैं। और ऐसे ही आपको जो आपका जो इंटीजर्स होगा वो जो रेशनल नंबर होंगे उनके प्रॉपर सेट होता है। क्योंकि आप अगर रेशनल नंबर का डिफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे आप एट टाइम आप n को 1 रख दीजिए। तो आप जब n को 1 रखेंगे तो उस टाइम पे जो भी क्यूब के जो सेट्स बनेंगे वो जेड ही होंगे। और क्योंकि आपने n का वैल्यू 1 रखा है, आप n का वैल्यू बढ़ा सकते हैं तो क्यूब का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, बट आपका जेड का साइज कम ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो जो आपका जेड होता है वो क्यू का प्रॉपर सेट होता है। और जो क्यू होता है वो तो आपको बताया है कि जो रियल की जो आपका रेशनल नंबर होता है वो क्यू का प्रॉपर सेट होता है। और ऐसे ही आपका जो इरेशनल नंबर होगा वो आपका रियल नंबर का प्रॉपर सेट होगा। और
जो नेचुरल नंबर होते हैं और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो आपका इरेशनल नंबर होता है वो रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे रूट थ्री है तो रूट थ्री को आप 1.73 आगे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। बट जो आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, तो इसलिए एन और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बताए हैं और कुछ सबसेट के बेस सबसेट पे कुछ थ्योरम्स बताए हैं, जो अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपको सपोर्ट करेंगे थ्योरम्स। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, कुछ सेट्स के बारे में कुछ और लेकर आते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा एक मैंने एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट किया है, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ मेरे वीडियो का रिव्यू जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट कि मैं अपने जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँ उसमें मैं आपका रिव्यू देख करके उसके बेसिस पे मैं अपना इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।